हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं कुछ ऐसी घटनाएं बताने वाला हूं जो कि मुझे रेडिट से मिली हो और बहुत ही ज़्यादा अजीब हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना मफिन नाम के एक आदमी के साथ घटी है और अब आगे की घटना मैं आपको मफिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम मफिन है। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मेरी उम्र करीब 25 साल की थी। उस वक्त मेरे पास कोई भी काम नहीं था। मैं काफ़ी ज़्यादा नशा करता था। इस घटना के बाद मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया था और पहले मैं जेल में था। उसके बाद मुझे रिहैब सेंटर में डाला गया। वहाँ पर मेरी आदत थोड़ी ठीक हो गई और अब मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। लेकिन जब मेरे साथ ये घटना घटी तो मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैं काफ़ी दिनों तक इस घटना से उबर भी नहीं पाया था। नशा ज़्यादा करने की वजह से किसी को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वो सच था। उस दिन जब ये सब घटना मेरे साथ घटी तब मैंने नशा नहीं किया हुआ था, लेकिन मैं मजबूर था। मुझ पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया और घटना बहुत ही ज़्यादा अजीब है। मैं बहुत ही गरीब परिवार से था। खर्चे के लिए मुझे ढंग से पैसे भी नहीं मिल पाते थे और मैं कोई काम भी नहीं करता था। खराब आदतों की वजह से नशे की लत भी बहुत ज़्यादा लग गई थी। कहीं भी पैसे मांगने जाता था तो लोग मुझे भगा दिया करते थे। उधार भी बहुत ज़्यादा हो गया था और अब तो कोई मुझसे ढंग से बात नहीं करता था। क्रिसमस का टाइम था। मैं जहाँ पर रहता था उसी के सामने थोड़ी वीआईपी कॉलोनी थी। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग रहा करते थे और मैं जहाँ पर रहता था वो एक अपार्टमेंट था। काफ़ी पुराना अपार्टमेंट जिसमें पुराने बुजुर्ग लोग रहते थे। जिस अपार्टमेंट में मैं रहता था वो मेरे मम्मी पापा का ही था। वो भी काफ़ी ज़्यादा पुराना था। डैड अब काम नहीं करते थे और मॉम छोटा मोटा काम किया करती थी। वो लोग भी मुझसे कुछ ज़्यादा खुश नहीं रहते थे क्योंकि मैं पूरा दिन घर में ही रहता था। किसी तरीके की कोई भी मदद नहीं कर पाता था और मेरे नशे की वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। जिस अपार्टमेंट में मैं रहता था उसके जस्ट सामने जो वीआईपी कॉलोनी थी वो मुझे एकदम साफ साफ नज़र आती थी। उनके पास काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, बहुत अच्छे घर थे और उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। मैं अक्सर सोचता था कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा। एक बार मैं ऐसे ही अपने रूम की खिड़की से उसी तरफ देख रहा था। एक घर के बाहर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ पर दो बुजुर्ग रहा करते थे जिनकी मौत हो गई थी। मौत की वजह मुझे नहीं पता। शायद उनकी करंट लगने की वजह से मौत हो गई थी या कुछ तो हुआ था। लेकिन उन दोनों के घर में उन दोनों बुजुर्गों के अलावा और कोई भी नहीं रहता था। मुझे सिर्फ इतना ही पता था। मैंने उन दोनों बुजुर्गों को कई बार देखा था। मेरे रूम की खिड़की से उनका अपार्टमेंट एकदम सामने था। अक्सर उन लोगों को बाहर निकलते, बैठे, घूमते फिरते देखा करता था। जब उन दोनों की मौत हो गई तो मुझे लगा कि अब उनके घर को लॉक कर दिया जाएगा और वैसा ही हुआ। मैंने सोचा कि मैं जाके उनके घर में चोरी कर लूँगा। उनके घर में तो इस वक्त बहुत ज़्यादा पैसा होगा और पुलिस वालों ने उनके घर को सील कर दिया था। शायद उनके बच्चे बाहर रहते थे या फिर थे ही नहीं। इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन हाँ मुझे इतना ज़रूर पता था कि उस रात वो घर एकदम खाली होने वाला था। उनकी डेड बॉडीज़ को ले जा चुके थे और मेरे आंखों के सामने ही पुलिस वालों ने उस पूरे घर को सील किया था। उसमें घुसने का एक पीछे से रास्ता भी था जो कि मेरी रूम की खिड़की से साफ साफ दिखाई देता था। वो किचन की खिड़की थी जिसकी तरफ से घर के अंदर घुसा जा सकता था। मैंने भी एक प्लान बनाया कि मैं रात में उसी घर में जाके चोरी करूंगा और थोड़े पैसे निकाल लूंगा या फिर कोई ज्वेलरी वगैरह जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मददगार हो सकती थी। और इस वक्त मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि मैं उन पैसों से और नशा करूंगा और थोड़ा पैसा अपने घर पे भी दे दूंगा। और ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन आज जब मैं अपने जीवन को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद उस दिन जो कुछ भी हुआ वो ठीक हुआ। मैंने सारी प्लानिंग कर ली थी। रात के करीबन 1 बजे मैं चुपचाप उस घर की पिछली खिड़की पर पहुंच भी गया था। चुपचाप खिड़की को बाहर से ओपन किया और किचन के अंदर घुस गया। वो घर अंदर से पूरा बंद था और अंधेरे में डूबा हुआ था। बाहर से जितना छोटा लग रहा था वो घर अंदर से उतना ही ज़्यादा बड़ा और भयानक लग रहा था। सारे कमरे की लाइट बंद थी। बहुत ही ज़्यादा अजीब। पुलिस वालों ने उस जगह को मार्क भी कर दिया था
जहाँ पर उन दोनों बुजुर्गों की लाश पड़ी हुई थी। बहुत ही ज़्यादा अजीब सीन था। मुझे ये भी नहीं पता था कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। पहले तो मैं ये देख रहा था कि मैं जाऊँ किधर। 2-3 कमरे ढूंढे। आधे से ज़्यादा कमरे तो बहुत दिनों से बंद थे, उन पर धूल जमी हुई थी। शायद उन कमरों को उन बुजुर्गों ने बहुत दिनों से खोला तक नहीं था। किचन में जब मैंने सब कुछ देखा तो कोई भी कीमती सामान नहीं मिला। सब कुछ पुराना ही चीज़, पुरानी दवाइयाँ, पुराने कपड़े और पुराने बर्तन। ऐसी कोई भी नई चीज़ नहीं मिली जिसको मैं वहाँ से चुरा सकूँ। धीरे धीरे मैं उस घर के दूसरे फ्लोर पर गया। वो घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और 3 फ्लोर का बना हुआ था। मेरे हिसाब से वो दोनों बुजुर्ग शायद दूसरे फ्लोर पर ही रहते थे। जब मैं दूसरे फ्लोर पर गया तो वहाँ पर भी वही सीन था। 4 कमरे थे, 4 में से 2 बंद थे। एक कमरा जब मैंने उसको खोल के देखा तो वो बहुत ज़्यादा गंदा था। ऐसा लग रहा था कि शायद उस कमरे में काफ़ी दिनों से कोई भी नहीं आया है। मेरे हिसाब से शायद वो गेस्ट रूम था। और जब मैंने चौथा कमरा खोला तो वो एक बेडरूम था। वहाँ पर पुराने कपड़े पड़े हुए थे, मेकअप का थोड़ा सामान और भी कई चीज़ें, जिससे मैंने ये अनुमान लगा लिया था कि हो ना हो उन दोनों बुजुर्गों का बेडरूम यहीं पर है। मैंने उस दरवाजे को अंदर से बंद किया और धीरे धीरे उस कमरे की तलाशी लेने लगा कि शायद कोई भी ज्वेलरी या फिर पैसे मिल जाए। उस कमरे में एक अलमारी थी जिसमें लॉक लगा हुआ था। मैं अपने साथ लाए हुए पुर्जों से उस अलमारी के लॉक को खोलने की कोशिश कर रहा था। एकदम शांति थी। और तभी मुझे अचानक से जिस फ्लोर पर मैं था उसके ऊपर वाले फ्लोर पर किसी के चलने के कदमों की आवाज़ें आईं। वो आवाज़ें सुन के मैं एकदम डर गया था। मैं वहीं पर शांति से खड़ा हो गया। मैं इतनी भी आवाज़ नहीं निकाल रहा था कि उसे पता चले। सांस भी ले रहा था तो भी इतने धीमे से कि उसे ये भी ना पता चले कि मैं यहाँ पर हूँ। चुपचाप उन सारी चीज़ों को अपने बैग में रखा। कुछ घड़ियाँ मिली और कुछ पुराने कपड़े भी, जो कि काफ़ी ज़्यादा कीमती थे। उनको अगर मैं बाहर बेचता तो शायद उसकी अच्छी वैल्यू भी मिलती। और कुछ मैंने अपने पापा के लिए भी कपड़े रख लिए थे। लेकिन फिर भी मुझे पैसे नहीं मिले। हो ना हो उस अलमारी में ही पैसे होंगे। लेकिन ऊपर जो कोई भी था शायद वो यहीं पर ही रुका हो, या फिर कोई और चोर हो जो वहाँ पर चोरी करने आया हो। मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। ऐसा ना हो कि उसके पास कोई हथियार हो और वो मुझे मार दे। मुझे कुछ भी नहीं पता। इसलिए मैं चुपचाप उन दोनों बुजुर्गों के बेड के नीचे ही लेट गया और उसके आने का इंतज़ार करने लगा। मैं बिल्कुल भी नहीं हिला। उन कदमों की आवाज़ थोड़ी देर तक आई और फिर शांत हो गई। उन कदमों की आवाज़ उसी वक्त आई थी जब मैं उस अलमारी को खोल रहा था। उसके बाद कोई भी आवाज़ नहीं आई। एकदम शांत। मुझे लगा कि शायद ये मेरा कोई वहम था, क्योंकि अगर कोई भी होता तो चुपचाप आने की कोशिश करता। लेकिन कोई भी नहीं था। मैं हिम्मत करके धीरे धीरे दोबारा उस बेड से बाहर निकला और उस अलमारी को खोलने लगा। और तभी मेरे साथ वो हुआ जिसकी मैंने कोई उम्मीद नहीं की थी। वो बेड जो कि उस कमरे में था, मेरी आंखों के सामने उस बेड के ऊपर ऐसा लग रहा था कि कोई लेटा हुआ है और उसने चादर ओढ़ रखी है। मैंने पहले उस पर ध्यान नहीं दिया था। जब मैं बेड के नीचे घुसा था तब भी वहां पर कोई भी नहीं था। फिर अचानक से वो कहाँ से आ गया मुझे कुछ भी नहीं पता चला। उसे देखते ही मेरे चेहरे पर पसीना आ गया, हार्ट बीट बढ़ गई थी और डर लगने लगा था। पर वो बिल्कुल भी नहीं हिला। वो बस एक ही पोजीशन में लेटा हुआ था। न वो कोई सांस ले रहा था। मुझे लगा कि शायद ये कोई और है। मैंने चुपचाप चादर पकड़ के जब अचानक से खींचा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो चादर अपने आप हवा में उड़ रही थी। वहां पर मैंने सच में किसी को देखा था। मैंने उस वक्त थोड़ा बहुत नशा भी किया हुआ था, इसलिए शायद वो मुझे मेरा वहम लगा। लेकिन सच में वहां पर कोई था। तभी मुझे नीचे के फ्लोर से आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ ऐसी थी कि वो आवाज़ ऐसी थी कि जैसे कि कोई हंस के एक दूसरे से बातें कर रहा हो। मैं उस कमरे के दरवाजे से बाहर निकला और सीढ़ियों के पास जाके बालकनी से नीचे डाइनिंग टेबल की तरफ देखने लगा। बहुत ज़्यादा अंधेरा था, लेकिन उस डाइनिंग टेबल के पास एक खिड़की थी जिसकी वजह से बाहर की रोशनी अंदर उस डाइनिंग टेबल पर आ रही थी। वहां पर मैंने 2 परछाइयों को बैठे देखा। वो परछाई एक बुजुर्ग महिला और एक बुजुर्ग आदमी की थी। वो दोनों हंस के एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मुझे सिर्फ वो काली परछाइयां ही दिखाई दी। अंधेरे की वजह से उनका चेहरा नहीं दिखाई दिया। वो वही दोनों बुजुर्ग थे जिनकी सुबह मौत हो गई थी। वो दोनों वहीं पर बैठे हुए थे। उन दोनों के बगल में वही बॉडी का निशान बना हुआ था जो पुलिस वालों ने बनाया था, जहां पर उनकी मरी हुई बॉडी पाई गई थी। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। मुझे उनका चेहरा नहीं दिखा,
लेकिन साफ साफ पता चल गया था कि ये दोनों वही बुजुर्ग हैं। कम से कम 30 सेकंड तक उन्होंने बात की और फिर मैं उन्हें देख रहा था। अचानक से उन दोनों ने बात करना बंद कर दिया और दोनों लोगों ने अपना सर घुमा के मेरी तरफ देखा। उनकी परछाइयों की एक एक हरकत में साफ साफ नोटिस कर सकता था और वो दोनों मुझे ही देख रहे थे। उन्हें देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। वो धीरे धीरे उठ के सीढ़ियों के पास आ रहे थे और सेकंड फ्लोर पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे जहां पर मैं था। मुझे तब भी उनका चेहरा नहीं दिखाई दिया, लेकिन वो परछाइयाँ साफ साफ उठ के मेरी तरफ आ रही थी। मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैंने अपना बैग वहीं पर ही छोड़ दिया और भागते हुए ऊपर थर्ड फ्लोर की तरफ गया, जहाँ पर मुझे पहले उन कदमों की आवाज़ आ रही थी। वो फ्लोर तो और भी ज़्यादा भयानक और बड़ा था। चारों कमरे बंद और अंधेरे में डूबा हुआ। मैं एकदम कोने में जाके बैठ गया। सारे कमरे लॉक थे। वो बुजुर्गों की आवाज़ लगातार मुझे आती रही। वो लोग सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। शायद अब वो दोनों दूसरे फ्लोर तक पहुंच भी गए थे। उनकी आत्मा अभी भी घर में भटक रही थी और वो लोग हंस रहे थे। बुजुर्ग की आवाज़ भी आई कि तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो, हमारे घर से बाहर निकलो। उस बुजुर्ग महिला ने कहा कि शायद वो ऊपर की तरफ भाग के गया है और उन दोनों के कदमों की आवाज़ धीरे धीरे मेरी तरफ ही आ रही थी। मैं थर्ड फ्लोर के एकदम कोने के दरवाजे के पास बैठा हुआ था। वो खुल नहीं रहा था। फिर धीरे धीरे मुझे उनकी परछाइयाँ सीढ़ी के उस अंतिम कोने पर दिखाई दी जहाँ पर मैं बैठा हुआ था। वो धीरे धीरे मेरे तरफ ही आ रहे थे। वो परछाइयाँ आके मेरे सामने खड़ी हो गई और वो किसी और की नहीं, उन्हीं दोनों बुजुर्ग लोगों की थी। मेरे हाथ में टॉर्च था और जब मैंने अपने टॉर्च से उनकी तरफ रोशनी करके देखा तो मैं उन्हें देख के डर गया था। उनका चेहरा पूरा सफ़ेद था, बाल जले हुए थे, हाथ पैर से जैसे चमड़ियाँ उधड़ गई थीं। उनका शरीर हूबहू वैसा ही था जैसे करंट लगने से किसी की मौत होती है। उन्हें देख के मैं खूब चिल्लाया, इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि शायद इतनी ज़ोर से मैं अपने पूरे जीवन में कभी नहीं चिल्लाया होगा। मेरे चिल्लाने की आवाज़ पूरे घर में गूंजी और शायद घर से बाहर भी गई होगी। मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। हाथ पैर बुरी तरीके से कांप रहे थे। चिल्लाते वक्त मैं ज़मीन पर लौट रहा था। मुझे पता नहीं क्या हो गया था और मैं बेहोश हो गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया मेरे साथ क्या हुआ। और फिर मैं पूरी रात बेहोश रहा। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे मुंह पर कोई पानी मार रहा था। वो कोई और नहीं, एक पुलिस वाला था। उसने मेरे हाथों पर हथकड़ी बांधी हुई थी और वहाँ पर और भी कई पुलिस वाले थे। उन्होंने मेरे सामान को चेक किया। जब मैं उठा तो वो लोग मेरे सामान को ही चेक कर रहे थे, जिसमें ताला तोड़ने के सारे सामान थे और चोरी किए हुए कपड़े और घड़ियाँ भी। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ और मैंने उन्हें सब बताया। उन्होंने मुझसे बोला कि मैं रात में यहाँ पर क्या कर रहा था। उन्होंने मेरा जब टेस्ट किया तो मेरे ब्लड में नशा भी पाया गया था। मैंने उन्हें बताया कि उन दोनों बुजुर्गों की आत्मा घर में घूम रही थी। मेरे बताते ही वो लोग हंस रहे थे। मेरी बात उन्होंने सुनी ही नहीं, बस दोबारा अपने रूल्स बोलने लगे कि मैं अपने वकील से ही बात कर सकता हूँ वगैरह वगैरह। मैं बार बार उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। जब मेरा वकील मुझे मिला मैंने भी उसे ये चीज़ बताई। मेरा वकील भी मुझे सही साबित नहीं कर पाया। नशा तो मैं पहले से ही करता था। कुछ दिनों तक मैं जेल में रहा। मैं जेल में भी अपने साथ घटी इस घटना को लोगों को बताता रहा, लेकिन वहाँ के लोग ही अजीब हैं। नशा मुझसे छूट नहीं रहा था और मैं पागल हो रहा था। धीरे धीरे मुझे रिहैब सेंटर में डाल दिया गया और उसके बाद मैं करीबन 5 से 6 साल तक जेल और रिहैब सेंटर में ही रहा। उसके बाद जब मैं वहाँ से निकला तो मैंने फिर दोबारा कभी नशा नहीं किया। मेरी लाइफ बदल चुकी थी, लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। जब मैं जेल से बाहर आया तब तक मेरे डैड की मौत हो चुकी थी और मेरी माँ ने मुझसे बात करना ज़रूरी नहीं समझा। वो फिर मुझसे आखिरी टाइम तक बात भी नहीं करी और मैं फिर अलग ही रहने लगा। नई नौकरी पकड़ी और अपनी नई ज़िंदगी चालू की। मुझे ये नहीं पता कि हादसा सही है या गलत, लेकिन वो जो कुछ भी मैंने देखा वो सच था। उस हादसे के बाद मेरी ज़िंदगी तो बदल गई, लेकिन ये हादसा मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा और मैं अक्सर इसके बारे में सबको बताता रहता हूँ। तो दोस्तों, ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ, लेकिन दूसरी घटना बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ये भी बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। ये दूसरी घटना मार्कोस नाम के एक आदमी के साथ घटी थी और अब आगे की घटना मैं आपको मार्कोस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा।
मेरा नाम मार्कोस है। मैं कनाडा का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ 2005 में घटी थी और बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। ये 2005 के दिसंबर की घटना थी। मैं रात को अपने ऑफिस से लौट रहा था। बर्फबारी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए रास्ते में मुझे कोई कैब भी नहीं मिली और आधे से ज़्यादा रास्ते बंद भी थे ट्रैफिक की वजह से, इसलिए मुझे पैदल आना पड़ा। ऑफिस से मेरा घर काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है, इसलिए आने में थोड़ा सा देर हो गई। मैं नई जगह शिफ्ट हुआ था। रेंट पे लिया था हमने घर। मेरे घर पे मेरी वाइफ और मेरी 8 साल की बच्ची थी, जो अक्सर मेरा इंतज़ार किया करती थी जब मैं ऑफिस से घर आता था। लेकिन इस वक्त मैंने वाइफ को इन्फॉर्म कर दिया था कि शायद बर्फ़बारी की वजह से रात में घर लौटने में लेट हो जाए और ऑफिस में काम भी बहुत ज़्यादा था, तो शायद मेरी बेटी सो गई होगी। खैर, जैसा मैंने बताया कि मुझे लौटने में थोड़ा वक्त हो गया था, वो सारे रास्ते और सारा एरिया लगभग एक ही जैसा था। जहाँ पर मेरा घर था वो 14th एवेन्यू था और गलती से मैं 15 एवेन्यू की तरफ चला गया था। वो सारे घर और एरिया लगभग एक ही जैसे थे। मैं जैसे ही 15 एवेन्यू की तरफ गया, वहाँ पर मुझे एक घर दिखा जो कि हूबहू मेरे ही घर जैसा था, जो कि मैंने रेंट पर लिया था। मुझे पता भी नहीं चला। उस वक्त रात के करीब 12 या 1 बज रहे थे। बर्फ भी गिर रही थी। मेरी वाइफ मेरा इंतज़ार कर रही होगी, ये सोचते हुए मैंने दरवाजे को खूब ज़ोर से खटखटाया, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुला। पता नहीं क्या हुआ, बर्फ़ की वजह से मैंने उस वक्त नेम प्लेट भी नहीं देखी थी और मैं लगातार दरवाजे को खटखटाया जा रहा था। वो खुला ही नहीं। फिर मैं काफ़ी देर तक उसी दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि आखिर मेरी वाइफ दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही है। फिर जहाँ मेरा घर था उसके ऊपर वाले फ्लोर पे, यानी कि टेरेस पे, मुझे कोई चलता हुआ दिखाई दिया। वो एक औरत थी। उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, बाल एकदम खुले थे। वो काफ़ी दूर थी, मुझे उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया, लेकिन इतना समझ में आ रहा था कि वो एक औरत है। वो छत के जिस पैरेलल कोने में चल रही थी, वहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी। अगर उसका पैर हल्का फुल्का भी फिसलता तो वो नीचे गिराती। मुझे लगा कि शायद वो मेरी वाइफ है और वो वहीं पर ही चल रही है। मैं उसे चिल्ला के रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं रुक रही थी। ये मेरी ही गलती थी। वो मेरा घर भी नहीं था और मुझे इस बात का पता भी नहीं था। मैं लगातार उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर मैं रोक भी नहीं पा रहा था क्योंकि दरवाज़ा भी बंद था। मेरी आंखों के सामने उस औरत का पैर फिसला और वो लगभग गिरने ही वाली थी। वो जस्ट मेरे सर के ऊपर ही थी। मैं उसको बचा भी नहीं सकता था और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। उस औरत के पैर फिसलते ही वो नीचे की तरफ आके गिरने लगी और सबसे ज़्यादा अजीब बात तो ये हुई कि जब वो गिर रही थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहा था, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा डर गया था। उसके गिरते ही वो हवा में गायब हो गई और ये अजीब सा दृश्य देख के मैं एकदम डर गया था। वो ऐसे गायब हुई कि जैसे वो वहाँ पर थी ही नहीं। मेरे ज़ोर से चिल्लाने की वजह से अगल बगल के लोग जग गए और वो घर जिसके आगे मैं खटखटा रहा था, उसमें से एक बूढ़ा आदमी निकल के बाहर आया। उसने मुझसे पूछा कि आखिर तुम कौन हो। मैंने उसे बताया कि ऊपर एक औरत थी जो कि गिरने वाली थी और वो गायब हो गई। उस आदमी ने तुरंत अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। उसे लगा कि शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ और मैं उसे लूटने आया हूँ। उसने मुझे एक बार बोला कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। मैंने उसे बोला कि ये मेरा घर है। तब मैंने उसके बाद उस घर की नेम प्लेट चेक की, जो कि एकदम गलत थी। मैं गलत जगह पर खड़ा था। वो 15th एवेन्यू था और 14th एवेन्यू पीछे ही रह गया था। मैंने अपनी गलती की माफ़ी मांगी। उस बुजुर्ग आदमी ने मेरी बात ही नहीं सुनी और मुझे लगातार वहाँ से जाने के लिए बोला। मैं भी चला गया और मैंने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन मेरे दिमाग में लगातार उस औरत की चीज़ें घूम रही थीं। मैं जब अपने घर की तरफ जा रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि ऐसा ना हो वो औरत मेरा पीछा करे। यह दृश्य बहुत ही ज़्यादा अजीब था। मैंने अपनी आंखों से जो कुछ भी देखा था उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके बाद किसी तरह मैं अपने घर पर पहुंच गया। उस पर नॉक किया और मेरी वाइफ बाहर आई। वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैं जल्दी घर नहीं पहुंचा था। मेरे साथ जो हादसा घटा मैंने अपनी वाइफ को बताया। उसको मेरी बताई गई बात पर विश्वास नहीं हुआ। जब मैंने उसे ये बात बताई तो वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और मैं भी उसकी बातों पे हंसने लगा। लेकिन ये घटना बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। अगले दिन मैंने अपने नेबर से बात भी की और उस बुज़ुर्ग के बारे में बताया जो कि 15th एवेन्यू में रहता है, और जो भी रात में हुआ वो भी बताया। मेरे नेबर्स ने बताया कि उस बुजुर्ग की लड़की ने बहुत पहले छत से कूद के सुसाइड कर लिया था। कई बार लोग उसकी आत्मा को वहाँ पर देखते हैं और उस बुजुर्ग को भी उसकी आत्मा दिखाई देती है, लेकिन वो उस चीज़ को मानता नहीं है। यह अजीब सा इत्तेफाक था। खैर, वहाँ पर मैं फिर काफ़ी सालों तक रुका
और फिर मैंने उस घर को चेंज कर दिया। लेकिन फिर मैं कभी दोबारा 15th एवेन्यू की तरफ नहीं गया और ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अजीब था। तो दोस्तों, ये थी 2 घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।